नमस्कार। एक विषय चल रहा है हमारा सर्वनाम के प्रकार। दूसरा सर्वनाम लिखिएगा। एक मिनट, अरे माफी चाहता हूं, विशेषण का प्रकार चल रहा है, सर्वनाम नहीं है, विशेषण है। अरे पहला प्रकार हो गया गुणवाचक, दूसरा लिखिएगा सार्वनामिक। सार्वनामिक विशेषण। सार्वनामिक विशेषण लिखिए। इसमें सार्वनामिक शब्द सर्वनाम धन एक से बना है। सार्वनामिक शब्द सर्वनाम धन एक से बना है, कॉमा, जिसका अर्थ होता है सर्वनाम संबंधी। सर्वनाम संबंधी। सर्वनाम संबंधी। अतः सर्वनाम ही सार्वनामिक विशेषण बनते हैं। सर्वनाम ही सार्वनामिक विशेषण बनते हैं। सर्वनाम ही सार्वनामिक विशेषण बनते हैं, कॉमा, तब उन्हें सार्वनामिक विशेषण कहते हैं। तब उन्हें सार्वनामिक विशेषण भी कहते हैं। सार्वनामिक विशेषण भी कहते हैं। इसे मांग लीजिए, जब कोई सर्वनाम विशेषण बनता है, कॉमा, तब वह किसी संज्ञा को इंगित करता है। तब वह किसी संज्ञा को इंगित करता है। तब वह किसी संज्ञा को इंगित करता है, अर्थात संज्ञा की ओर संकेत करता है। संज्ञा की ओर संकेत करता है। संज्ञा की ओर संकेत करता है, कॉमा, इसलिए इन्हें संकेतवाचक विशेषण भी कहते हैं। संकेतवाचक विशेषण भी कहते हैं। पूर्ण विराम। सरल शब्दों में सर्वनाम ही सार्वनामिक विशेषण बनता है। सरल शब्दों में सर्वनाम ही सार्वनामिक विशेषण बनता है।
सर्वनाम का सर्वनाम के रूप में प्रयोग। सर्वनाम का सार्वनामिक विशेषण में प्रयोग। सर्वनाम का सर्वनाम के रूप में प्रयोग, सर्वनाम का सार्वनाम विशेषण के रूप में प्रयोग। यानी एक शब्द सर्वनाम कब बनता है और कब सार्वनामिक विशेषण बनता है। लिख लिया, इसमें लिखिए, इसमें लिखिए, जब सर्वनाम संज्ञा के स्थान पर आता है, जब सर्वनाम संज्ञा के स्थान पर आता है, कॉमा, जब सर्वनाम संज्ञा के स्थान पर आता है, कॉमा, तब वह सर्वनाम होता है। जैसे, तब वह सर्वनाम होता है जैसे। और यहां लिखिए, जब सर्वनाम किसी संज्ञा के साथ, किसी संज्ञा के साथ संज्ञा के ठीक पहले, संज्ञा के साथ संज्ञा के ठीक पहले आता है, संज्ञा के साथ संज्ञा के ठीक पहले आता है और संज्ञा के साथ संज्ञा के ठीक पहले आता है और उसी संज्ञा की विशेषता बताता है, या उसी संज्ञा की, रुको, उसी संज्ञा को इंगित करता है और उसी संज्ञा को इंगित करता है, कॉमा, तब वह सार्वनामिक विशेषण होता है। उसी संज्ञा को इंगित करता है, कॉमा, तब वह सार्वनामिक विशेषण होता है। तो यहां पर एक बात आपको बहुत महत्वपूर्ण ध्यान रखनी है कि जब कोई सर्वनाम संज्ञा के बदले आता है तो हम कहते हैं वह सर्वनाम होता है, पर वो किसी संज्ञा के साथ में आ गया तो सर्वनाम की परिभाषा कहती है कि वो संज्ञा के बदले आता है तब सर्वनाम होता है। किसी के नाम के बदले आता है, और क्योंकि वो नाम के साथ आ जाएगा, नाम के साथ आ जाएगा, तो नाम के साथ आएगा तो फिर क्या बनेगा, सार्वनामिक विशेषण आएगा। जैसे उदाहरण के तौर पर हमने लिखा, यह अभी आया है, यह अभी आया है। यहां पर यह क्या है, सर्वनाम, हमें नहीं पता है किस किस स्थान पर कौन संज्ञा है, हम लिखा यह अभी आया है, तो यह का मतलब कोई हो सकता है। पर जैसे हमने लिखा यह बालक अभी आया है, ये क्या करे, बता रहा है कि ये बालक, समझ गया क्या, ये संकेत कर रहा है कि ये बालक अभी आया है। तो यहां पर यह क्या है, विशेषण है, क्योंकि बालक संज्ञा के साथ आया। तो यहां पर जो बालक संज्ञा के साथ आया हुआ है यहां पर, तो वहां तो है वो सर्वनाम, क्योंकि किसी संज्ञा के स्थान पर आया, और ये बालक संज्ञा से आया, मतलब इसने निश्चित कर दिया यहां पर। और सर्वनाम से हमने पढ़ा था, सर्वनाम और संज्ञा का अंतर पढ़ा था हमने। संज्ञा से उसी वस्तु का, देखिए, संज्ञा से उसी वस्तु का नाम सूचित होता है जिसका वह नाम है, या संज्ञा से वही वस्तु ज्ञात होती है जिसका वह नाम है। जैसे बालक, बालक से बालक की
ज्ञान होगा, बाकी नहीं होगा। पर लिखा हमने यह बालक, और सर्वनाम से क्या होता है? सर्वनाम से होता है पूर्वापर संबंध से किसी का ज्ञान हो सकता है आपको। ये आया का मतलब कुछ भी हो सकता है। यहां पर ये अभी आया मतलब कुछ ही हो सकता है। ट्रक हो सकता है, ये ट्रक अभी आया है, ऐसे ये अभी पहुंचा है, ये ट्रक अभी पहुंचा है, तो ये अभी पहुंचा मतलब कुछ भी हो सकता है। व्यक्ति हो सकता है, पशु हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, वहां पर कोई संसाधन हो सकता है। पर आपने संकेत कर दिया कि ये बालक अभी आया है, तो यहां पर क्या होगा? वह यहां से चला गया, वह यहां से चला गया। हम जानते हैं ये वह क्या यहां पर सर्वनाम है, और हम कहते हैं कि वह जीव यहां से चला गया। कई बार कहते हैं कि कोई जीव आया था यहां पर वह जीव यहां से चला गया, क्यों? अभी आपके पास में नहीं है। एक उदाहरण देखना, ये बीच में भी आ सकते हैं। बाहर कोई आया है ना भाई, हमने कहा कि बाहर कोई आया है, बाहर मतलब बाहर कोई आया है, तो ये कोई यहां पर सर्वनाम है। पर आपने ये कह दिया कि बाहर कोई रमेश आया है, बताइए, बाहर कोई रमेश आया है। फिर रमेश तो कहा इसने, पर जो वक्ता बोल रहा है वो उस रमेश को नहीं जानता है। समझ गए आप? अनिश्चित सर्वनाम है। कौन सा? बाहर कोई आया, पता नहीं क्या आया है। इसने कहा बाहर कोई रमेश आया है। भाई रमेश तो 5, 7, 10 नाम होंगे, 10 होंगे। उसका कोई रमेश आया मतलब हमें नहीं पता कौन रमेश आया वहां पर। नहीं, रमेश कौन है वहां पर? ये कह रहा है कि कोई रमेश आया है, तो कोई के बाद क्या आ गया? ये संज्ञा आ रखी है। अच्छा, यहां पर गड़बड़ कर दिया मैंने, कोई बात नहीं, बोलना चाहिए था भाई, आप ध्यान रखना हो। तो यहां पर वह क्या है? सर्वनाम क्यों? जीव संज्ञा के पहला आया। समझ आ गया आपके? तो कोई सर्वनाम हो। अच्छा, अभी तुमने सीधे से सर्वनाम पढ़े, बच्चा कुछ लाया है, कुछ यहां पर सर्वनाम है। बच्चा कुछ खिलौने लाया है। आप देखिए, आप कुछ यहां पर सार्वनामिक विशेषण है, क्योंकि कुछ खिलौनों क्या कर रहा है? इंगित कर रहा है। यहां कुछ लाने का मतलब कुछ भी लाया होगा। भाई कुछ ला सकता, बाहर से कुछ ला सकता है। ये किसी छोटे क्या बोलते हैं मतलब पिल्ले को लेकर गया हो, भाई ये भी हो सकता है। 2 को लेकर गए साथ में, कुछ लाया है। हमने कहा कुछ पिल्ले लाया है मतलब कुछ कुत्ते के छोटे बच्चे लाया साथ में। अब कुछ भी कह सकते हो यहां पर, तो ये अनिश्चित का बोध करा था। यहां पर एक उदाहरण देखिए, जो वहां देखिए, जो बाहर बैठा है वो विद्यार्थी है। आप बताइए, तो यहां पर दोनों ही सर्वनाम है, जो और वह। यहां जो वह विद्यार्थी को इंगित कर रहा है क्या? नहीं कर रहा है, इंगित विद्यार्थी को नहीं कर रहा है। ये इसने कहा कि जो बाहर बैठा है वो विद्यार्थी है, ऐसा नहीं। इंगित कब कर रहा? देखिए आप, इसे मैंने कहा ना, इंगित उसी संज्ञा को इंगित करना चाहिए, ये उसको नहीं कर रहा है। हम लिखा है जो व्यक्ति बाहर बैठा है वह व्यक्ति
विद्यार्थी है। अब देखो यहां पर ये जो वह किसको संगित कर रहा है, इस व्यक्ति को कर रहा है, और यहां पर जो किसको कर रहा है, इस व्यक्ति को कर रहा है। किसने प्रश्न किया, तो हम कहते हैं यहां पर किस क्या है, सर्वनाम है। और यहां लिखा आपने किस विद्यार्थी ने प्रश्न किया है। यहां पर किस सर्वनाम है, क्योंकि विद्यार्थी है। इससे विकारी भी आते हैं, यहां पर विकारी भी आते हैं, जैसे इसी ने शरारत की होगी। हम लिखा इसी ने, मैंने वो कह रखा कि सर्वनाम के साथ में निपात है ही, वो सर्वनाम ही रहता है, बदलता नहीं है। जैसे यहां देखना, इस बालक ने ही शरारत की है। एक तो हो गया इस। अब ये क्या कि ऐसे ही बन सकता है, इसको मैं यहां लिख देता हूं, इसको आप ऐसे ही बना सकते हो, इसी बालक ने शरारत की है, यानी इसी ने शरारत की है। इस बालक ने ही शरारत की है या इसी बालक ने शरारत की है, ज्यादा कौन सा है आपको, दोनों जो आपकी मर्जी चाहो। इसमें सर्वनाम है और इसमें भी नहीं, इसमें विस्तरण है, इसमें क्योंकि बालक है, इसमें मैंने कहा ना विकारी जितने भी है सब क्या है, सर्वनाम है। अब आपको समझ में आएगा कि सर्वनाम सर्वनाम कब होता है और यह विस्तरण कब बनता है। जरूरी नहीं है कि वाक्य में जो मैंने पीछे सर्वनाम पढ़े वो दिखते सीधा क्या कर दो सर्वनाम। इसलिए मैंने साफ कहा था कि सर्वनाम आपको पूरा समझ में वहां पर नहीं आएगा, अब आएगा सर्वनाम आपको समझ में। अब क्या रही है, समझ में आएगा। जिन्होंने फॉर्म भरा है वे परीक्षा अवश्य दें। आयोग इसी पे चल रहा है कि भाई जो फॉर्म भरेगा वो आएगा, तुगलकी फरमान आयोग जारी नहीं कर सकता। अब लगता है ना कि क्या होगा, कुछ नहीं होगा। तुगलकी फरमान जारी थोड़ी कर सकता है कि नहीं हमने कह दिया फॉर्म भरा, अब तो आप पाबंद हो गए, आना पड़ेगा। पाबंद थोड़ी करोगे आप। पाबंद कौन सी धारा लगाता है वर्तमान में, पहले कौन सी थी, 151, और एक और लगती थी, कौन सी थी, धारा 2 लगती थी पाबंद करने का मतलब। 151 क्यों लगाते हैं भाई, आपने सुना होगा कि 151 लगा रहा है, जैसे पुरानी धारा है कभी नहीं है, जो देख लेना, हम तो पुरानी के हिसाब से याद रह रही है हमें, क्या 151 इसको पाबंद किया गया। अब जानते हैं इसका मतलब क्या होता है। देखो इसका समझना थोड़ा सा कि इसको पाबंद करने का मतलब क्या होता है, ठीक है। तो दोबारा जिंदगी में कभी आपको पाबंद कर देना तो कुछ करना मत बेटा, आपके पास कोई ऑप्शन नहीं होगा। पाबंद का मतलब क्या होता है, जैसे मान लीजिए पुलिस क्या करती है, पुलिस के पास में एक बहुत बड़ा अधिकार है। छोटा सा झगड़ा होता है और किसी भाई को अंदर करना होता है, तो पुलिस इन बदमाशों को 5 दिन में अंदर कर देगी। मैं कहने का मतलब है चाहे वो 24 घंटे में कर सकती है, कोई बड़ा काम नहीं है उनके लिए। पर हम कहता हूं किसी अंदर करना हो ना, क्या इसको महीने 2 महीने अंदर भेजना या ज्यादा टाइम भेजना, इसको पुलिस से नहीं करती है। जानबूझ के पुलिस कभी नहीं करती ऐसे, कि पुलिस के पास कहाँ टाइम है कि 151 में उनको लाके रखें यहाँ पर। 151 का मतलब होता है कि आपने कोई ऐसी शरारत की आपने, या ऐसा कार्य कर रहे थे जिसमें समाज में अशांति फैल जाती, ठीक है। और पुलिस का काम है कानून व्यवस्था बनाए रखना, और पुलिस को लग रहा है कि इस व्यक्ति की वजह से कानून व्यवस्था में
ठीक है, कानून में जो व्यवस्था में अव्यवस्था हो सकती है, तो क्या करते हैं, उस व्यक्ति को उठाते हैं, पुलिस थाने में लेकर आते हैं, रात भर रखते हैं उसको, मजिस्ट्रेट साहब के सामने पेश करते हैं, और जैसे गांव की पुलिस होती है एसडीएम साहब के पेश करते हैं। ठीक है, उपखंड उनको बोलते हैं ना एसडीएम। देखिए, एक तो होता है एसडीओ, एक होता है एसडीएम। ध्यान रखिएगा, सारे आरएस एसडीएम नहीं होते हैं। सारे क्या साहब, आरएस बन गया मतलब एसडीएम बन गया। एसडीएम सब बनना चाहते हैं, पर एसडीओ बन जाए तो क्या करोगे? ये ऑफिसर होता है, इसके बाद मजिस्ट्रेट की पावर होती है। जो उपखंड अधिकारी होता है उपखंड, उसके पास में सामान्यतः मजिस्ट्रेट की पावर होती है। बाकी एसडीओ होता है, इसके पास मजिस्ट्रेट की पावर नहीं होती है। आरएस होता है, पर वो पावर जो इसके पास में है इस पद में, वो उसमें नहीं है। तो व्यक्ति कहते हैं कि सब आरएस का मतलब एसडीएम बनना, मतलब पावर पास में प्राप्त करना। एसडीओ बनना नहीं चाहता ना, सामान्यतः जो कोई बनने वाला चाहता है कि मैं, अच्छा ये समझ लीजिए आप, जैसे आईएएस है, क्या सारे आईएएस कलेक्टर है? कलेक्टर जिले में एक होता है। अब एक जिले में कई आईएएस हो सकते हैं, जैसे जयपुर है, कलेक्टर तो एक है, कलेक्टर तो एक, आईएएस कई बैठते हैं, हर डिपार्टमेंट में आईएएस बैठे है, और उनकी जवाबदेही का है कलेक्टर के सामने। ऐसा है कि नहीं है? ऐसा होता है। तो हर आईएएस कलेक्टर नहीं हो सकता, तो हर आरएस एसडीएम नहीं होता है। ठीक है, पावर इसके पास होती है एसडीएम के पास में और कलेक्टर के पास में। आईएएस बने तो चाहता मैं कलेक्टर बनूं, और आरएस बने चाहता मैं एसडीएम बनूं। तो एसडीएम साहब के पास पेश करते हैं, और वो कहते हैं कि ठीक है भाई, इसे पाबंद कर दिया गया है, इसको धारा 119 को पाबंद कर दो। पाबंद कर दिया है? हाँ, वही व्यक्ति होता है। मत्स्य विभाग में आरएस साहब बैठा है, मत्स्य विभाग में आरएस साहब बैठा है, एसडीएम है। एक मिनट रुकिए, आप जो कह रहे हैं वो मेरी बात सुन गया। मत्स्य विभाग में आरएस साहब बैठा है, आरएस लिखता है, आरएस अधिकारी। देवस्थान विभाग में आरएस को लगा दिया, यूनिवर्सिटी के रजिस्ट्रार में आरएस को लगा दिया। आप मुझे बताइए, क्या मजिस्ट्रेट की पावर उनके पास में? मैं कह रहा हूं यूनिवर्सिटी का रजिस्ट्रार होता है, वो सामान्यतः आरएस अधिकारी होता है, एक उदाहरण के तौर पर। ठीक है, आप मुझे बताइए, अब क्या इनके पास में पुलिस लेकर जाएगी इनके पास में? क्या साहब इसको पाबंद करो आप? मैं क्या कह रहा हूं, मैं जो कह रहा हूं उसको जवाब दीजिए आप। जो एसडीएम होता है, ठीक है, वो तो एसडीओ, हर आरएस एसडीओ होता है। ठीक है, ध्यान रखना। एक जो क्या पहली है, हर आरएस क्या होता है? एसडीओ होता है, ये कहना चाह रहे हो आप? पर क्या हर आरएस एसडीओ एसडीएम होता है? जब पावर होती है मजिस्ट्रेट की, तभी उसको बोलते हैं। अब मजिस्ट्रेट की पावर किस पद पर होती है? वो पद क्या एसडीएम होता है। ठीक है, बाकी आप कहोगे यूनिवर्सिटी के रजिस्ट्रार है, वो भी एसडीएम साहब है, वो एसडीएम साहब कैसे हुए? आरएस तो वो भी लगाते हैं आज। अच्छा, एलाइड कभी भी आरएस नहीं लगाता अपने नाम के पहले, या आगे कोष्ट में कभी आरएस नहीं लिखता है, नहीं लिखता है। तहसीलदार आरटीएस लिखता है, एलाइड कुछ नहीं लिखता है। आपका अधिकारी भी आरएस एग्जाम करके निकलता है, लिखता है ना, वो लिखता है कि मैं आरएस हूं। कोऑपरेटिव इंस्पेक्टर भी क्या करता है? आरएस एग्जाम के थ्रू निकलता है, वो कहता है कि मैं आरएस हूं, पर कहते हैं लोग, मैंने कई लोगों को देखा कि साहब मैं आरएस हूं, आरएस एग्जाम पास किया जी, पर आपके पास पद आरएस का नहीं है। राजस्थान एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस के प्रशासनिक सेवा के आप अधिकारी नहीं है। तो चलिए, ये पुलिस वाला मैटर था, यहां पर है। अब क्या कि 151 में यदि बंद कर दिया है, और आज यदि आपको बंद किया है 1 तारीख को, ठीक है, तिथि 1 है, आज बंद किया, और 6 महीने के लिए आपको बंद किया जाता है। भाई ने क्या है कि 10 दिन बाद में पंगा कर दिया, पुलिस ने उठाया, पकड़ा, पेश किया, सीधा जेल में। 6 महीने में 10 दिन निकालिए, 5 माह 20 दिन वो भाई जेल में रहेगा, किसी परिस्थिति में बाहर नहीं आएगा। हिंदुस्तान में कोई कानून उसको बाहर नहीं कर पाएगा। ये होता है 51 में बंद करने का मतलब। इसलिए कहते हैं कि किसी को थोड़ा सा उकसाओ, 51 बंद है, उकसाओ, इसको उकसाओ, ठीक है, और इसको कराओ, ताकि पुलिस को लेकर बंद कर दे वापस, मतलब वो बाहर नहीं आ पाएगा। इसलिए क्या करता है, चुनाव के टाइम आप जानते हो अधिकतम जो भाई लोग होते हैं उन सबको उठाकर अंदर करते हैं। क्यों करते हैं? क्योंकि सबको किसी न किसी बंद किया होता है, पकड़ में आता है, कोई भी लगाते हैं और कहते हैं कि कर दो इसको। उसको भी पता है कि चुनाव के टाइम में मुझे बंद करेंगे ये, इसलिए चुनाव के टाइम भाई लोग होते हैं ये गुप्त हो जाते हैं। 2-3 दिन नहीं, 5-6 महीने,
ठीक है, 3 दिन नहीं 6 महीने। वो चुनाव से बड़े जो भाई लोग होते हैं ना, भाई लोग जो भाईगिरी करते हैं उनको पहले उठा लेते पुलिस। क्या ज्यादा कोई हथियार वाला जो ऐसा कोई लपड़ा करेगा, फालतू में कुछ करेगा, उसको उठा लेते हैं। कई बार तो कई नेता उठा लेते हैं। क्या ज्यादा कोई प्रभावित करता है तो उसको उठा लेते हैं, बोले उठा लो इसको, डाल दो अंदर इसको, भाईगिरी कर रहा था कब से। तो ध्यान रखना, जब आपको आपके परिवार को जब आपको लगे कि कभी गलती से कुछ ऐसा हो गया, पुलिस ने आपको पाबंद कर दिया है, तो कृपया 6 महीने मुंह पर क्या लगा दें, पट्टी लगा दें आप। कुछ लोग होते हैं ऐसे होते हैं, चुपचाप निकलते हैं बाहर की कमान जाते हैं 6 महीने। छोड़ो, इससे बढ़िया है कि जेल में नहीं रहेंगे हम। ये इसलिए खतरनाक है। बाकी नॉर्मली ऐसे पुलिस नहीं करती, इसमें भी हमेशा नहीं करती है। तो जिन्होंने फॉर्म भरा है वे परीक्षा अवश्य दें। हम ये का अवश्य दें, देना ही है, ऐसा कैसे कर सकते? तो किसी व्यक्ति का अधिकार है, उसने कहा मेरी अच्छी तैयारी नहीं, मैं नहीं दूंगा। फॉर्म भरा तब मेरी तैयारी अच्छी थी, अब मेरी तैयारी अच्छी नहीं है तो नहीं दूंगा मैं। तो आरबीसी क्या करेगी आपका? क्या आप कानूनी कार्रवाई कर देगी? नहीं करेगी। अच्छा, आप जा रहे थे रास्ते में, अभी बस छूट गई और टाइम पर पहुंचे नहीं, तो क्या साबित करो आपकी मैं आया नहीं, आगे की तैयारी करोगे, साबित करोगे। तो ऐसा एक अनुशासन में लाने के लिए आपको कह सकती है। बाकी आपके लिए कभी जारी नहीं कर सकती ऑर्डर के, चलो हमने कर दिया, फॉर्म वही भरेगा जो एग्जाम देगा। ऐसे होने वाली शर्तें नहीं हो सकती, कभी नहीं हो सकती ऐसा। कहो भले, कहो में और करने में रात दिन का अंतर होता है। कहना अलग होता है और उसको धरातल पर लाना अंतर होता है। तो जिन्होंने फॉर्म भरा है वे परीक्षा अवश्य दें। और यहां हम जिन्होंने लिखा है ना, उसको मैं इसलिए बताना चाह रहा कि जो आपने जिन्होंने लिखा, जब ये सर्वनाम बनेगा तो जिन आएगा, फिर जिन्होंने कभी नहीं बनेगा ये। ठीक है, जिन परीक्षार्थियों या जिन अभ्यर्थियों बोलते हैं, वो परीक्षार्थी नहीं बोलते हैं। जिन अभ्यर्थियों ने फॉर्म भरा है वे, अब यहां पर मैं अभ्यर्थी लगो नहीं लगो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इसको बोलते हैं अध्यार करना। अध्यार दो तरह का होता है, एक तो पूर्ण अध्यार, वाक्य में जो पद होता ही नहीं है फिर भी आपको मानना होता है कि वहां पर पद होता है, उससे वाक्य अशुद्ध नहीं होती है। और दूसरा होता है अपूर्ण अध्यार, मतलब पहले कोई पद आ चुका होता है और फिर दोबारा प्रयोग करने की आवश्यकता नहीं होती है। जैसे यहां पर आप अधिकतर विद्यार्थी यहां पर अध्यार करते हैं अपूर्ण, मतलब पहले विद्यार्थी आ चुका है। जैसे यहां देखिए, यहां पर वह जो व्यक्ति बाहर बैठा है वह व्यक्ति विद्यार्थी है, मैं यहां से व्यक्ति हटा दूं, वाक्य के अर्थ में कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। जो व्यक्ति बाहर बैठा है वो विद्यार्थी है, जबकि वहां पर व्यक्ति आना चाहिए और व्यक्ति नहीं है, उसको अध्यार बोलते हैं हम। इसको बोलते हैं अपूर्ण अध्यार। जब आप वाक्य व्यवस्था पढ़ोगे तब ये चीज आपको समझ में आएगी कि अपूर्ण पूर्ण अध्यार क्या होता है, किसी को छोड़ना क्या होता है। तो मैं यहां पर एक बात छोड़ रहा हूं, ठीक है। जिन अभ्यर्थियों ने फॉर्म भरा है वे परीक्षा अवश्य दें, अवश्य दें। जैसे उदाहरण के तौर पर देखिए, जैसा करोगे कॉमा वैसा भरोगे। इसमें कुछ लोग बोलते हैं कि ये जो जैसा वैसा है ये क्रियाविशेषण भी है, रीतिवाचक हो सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं। कैसा, देखिए कैसा करोगे नहीं कैसे करोगे, जैसा। पर हम जानते हैं रीतिवाचक क्रियाविशेषण होता है कैसे का उत्तर होता है, जैसा का नहीं होता है। यानी कैसा का उत्तर कभी नहीं होता, वो पुल्लिंग एक उत्तर नहीं होता, वो कैसे का उत्तर होता है। इसलिए ये यहां पर सर्वनाम ही है। पर जैसा आप ये कहते हो कि जैसा कर्म करोगे वैसा, ये ज्यादा सही लिखते हैं पाओगे। ठीक है, जैसा कर्म करोगे वैसा फल पाओगे। अब यहां पर जो लिखा है ना जैसा वैसा, ये क्या है, ये विशेषण बन गए। अब बने ये विशेषण क्योंकि संज्ञा के पहले आ रखे हैं, और यहां पर ये सर्वनाम ही बने हुए हैं, और ये वाले यहां पर विशेषण ही है, और यहां पर ये क्या बन गए, विशेषण बन गए। क्यों? हाँ, ये तो विशेषण अध्याय रहने तो,
ये तो अध्यार है ना, अध्यार कर रखा मैंने, यहां से छोड़ रखा है, वो तो बनेगा। एक आ गया ना पहले एक बार, पता दूसरा अपना मानो, आप यहां मानो वो है, उसको बोलते हैं अध्यार बोलते हैं। हिंदी की जो हम पढ़े ना वाक्य रचना, वाक्य रचना की विशेषता है। अध्यार दो तरह का होता है, एक पूर्ण, मैं घर जाऊंगा कॉमा, देखिए मैं घर जाऊंगा, या देखिए मैं जल्दी घर जाऊंगा कॉमा भर पेट भोजन कर पाऊंगा। पूर्ण टाइम में ऐसे वाक्य लिखे हुए हैं। बच्चा समय पर आता तो भर पेट भोजन करता, मतलब पूर्ण टाइम जो ये वाक्य, इसका मतलब है गरीबी के टाइम का वाक्य है। आजकल में ऐसा बोलते हैं क्या, मास्टर जी उदाहरण लेके आया, घर भर पेट भोजन करूंगा। भाई भर पेट भोजन मिलना बहुत बड़ी बात थी। भर पेट भोजन आज आपको मिलता है, इसलिए मिठाई से यार मिठाई नहीं खानी है, मिठाई क्या खाएं, ऐसा बोलते आज। आज अपने दादाजी को पूछिए आप, पिताजी तो क्या कि थोड़े आगे थे उस दौर में कि चीजें उनके लिए उपलब्ध थी। दादाजी को पूछना, क्या दादाजी आपने जीवन कब तक, कहां, कितनी दूर तो नहीं छोड़ा है? अब भाई मैंने नहीं छोड़ा, मेरी स्कूल टाइम थी 10वीं तक, मैं कहता हूं 12 किलोमीटर के दायरे का जीवन तो हमने नहीं छोड़ा कहीं पर। मास्टर जी क्या बोलेंगे, दूसरी बात है, आधी स्कूल निकल जाती। जीवन मतलब किसी के बच्चों की शादी है, ठीक है, 15-20 साल आ गए, एक साथ में समूह विवाह चल रहा है। पहले सामान्य चीज थी भाई, एक परिवार में मान लीजिए एक व्यक्ति है, उसके 5 पुत्र है, 5 पुत्र में 2-2 पुत्रियां भी है, तो 10 बच्चियों का एक साथ शादी हो रही है, तो सीधी सी बात, मेले जैसा मेला है, ठीक है। और पता चला कि भाई ये 11 किलोमीटर की दूरी पर है स्कूल से, और बारात 11 गांव से आ रही है, भाई 10 गांव से बारात आ रही है, तो क्या करेंगे आप? तो लोग तो बहुत सारे आएंगे, तो कोई आओ कोई जाओ, भंडारा है। वो जीवन भी ऐसे बनाते थे, जीवन भी, कि कोई भी आए भूखा नहीं जाए, ठीक है, क्योंकि 10 की शादी हो रही है, तो वो क्या ना, बूंद बूंद घड़ा भरता, थोड़ा थोड़ा पैसा आता है, तो कोई बड़ी बात नहीं है। वैसे ही लोग आते हैं, बच्चे की शादी में ऐसे जतर आ जाते थे, या मृत्यु भी होती, पीछे कोई भंडारा कर रहा है पीछे, ठीक है, दूर दूर नहीं छोड़ते थे। अब यहां जाने वाला व्यक्ति, आपको क्या लगता है कि लड्डू का एक लड्डू खाएगा? गुलाब जामुन समूह नहीं थे, पॉसिबल नहीं थे, ठीक है। तो लड्डू जो इतने बड़े बड़े बनते थे, एक आध लड्डू आता था, भाई साहब 5-5 तो ऐसे उठाते थे, पता नहीं चलता। हलवा 2 जने बैठ के साथ पूरी थाली भर दे, पूरी थाली भर दे, चम्मच भी बड़े वाला, नीचे जाली लगी हुई, आने दे 1 चम्मच 2 चम्मच 3 चम्मच। क्योंकि आज सबसे बड़ी बात है, साथ में कड़ी हो, कुछ वो कुछ नहीं खाते, सिर्फ हलवा आने दे तू बस। तो ये इसको खाने के लिए 11 किलोमीटर आए हम, कड़ी तो घर पर मिल जाएगी, क्या मिलेगी? घर पर। तो जैसे हमने कहा था कि यदि, देखिए मैं घर जाऊंगा कॉमा तो पढ़ पाऊंगा, मैं तो लगे वो यदि कहां गया, मैं घर जाऊंगा तो पढ़ पाऊंगा, तो प्रयोग कर रहा हूं ना। हम जानते हैं तो हमेशा कहां आता है? यदि के साथ आता है, जोड़े के रूप में। ये यदि के साथ, यदि मैं घर जाऊंगा तो पढ़ूंगा। जैसे कि आज नेता क्या यदि का प्रयोग नहीं करता, मैं प्रधानमंत्री बन जाऊं तो ये कर दूंगा, पर जैसे सही करो, यदि मैं ऐसा प्रयोग करते हैं तो इसको बोलते हैं अपूर्ण, मतलब पूर्ण अधिकार बोलते हैं इसको। वो यदि है नहीं, फिर भी आपको तो है इसका मतलब मानना पड़ेगा, यहां पर यदि है, बाकी अशुद्ध नहीं होती है। तो यहां पर आपको मानना होगा कि यहां पर विद्यार्थी अभ्यर्थी, इसको बोलते हैं वापस पुनरावृत्ति हो रही है यहां पर, ठीक है। तो पुनरावृत्ति ना करके हमने उसी को मान लिया कि भाई यहां है। हिंदी में कुछ चीजें होती है छोड़ दी जाती है। लिखो आप इन्हें, ये आपका सर्वनाम विशेषण का पूरा समझ में आ गया पूरा, क्यों? अब आपके सर्वनाम पूरे हो गए, इससे पहले सर्वनाम पूरे नहीं थे। अब आप सर्वनाम में कोई प्रश्न ले आओ, कोई समस्या नहीं है। तो लिख लिया आपने?
ये तो साथ में लिख सकते हैं भाई। आगे ले अरे लो देखो आगे। अब खुश है, बेशर्म, दांत निकालते हैं। ये होना चाहिए। विद्यार्थी समाज में इज्जत के पीछे मत दौड़ो, इज्जत होती नहीं है। बेरोजगार है, बेरोजगार की क्या इज्जत है? क्या मेरी इज्जत नहीं की? पहली बताओ आप है कौन? क्या बेरोजगार हूं तो कोई इज्जत नहीं है? बेरोजगार की कोई इज्जत नहीं करता। ये आज का भौतिकवादी जीवन है। अब भौतिकवाद में है, पैसा है पास में, कमा रहे हो तो ठीक है, नहीं तो बेटा भूल जाओ इज्जत को। क्योंकि आप उस दौर के हैं कि आपको इज्जत से फर्क पड़ रहा है, क्योंकि भौतिकवाद में आपने प्रवेश किया है, तो आपके संस्कार कहते हैं इज्जत होनी चाहिए।
अब ले लूं आगे। तुलना का मतलब तुलना बराबर लिखना, उदाहरण ऐसा नहीं है कि इस आगे यहां लिख दें आप। लाइफ में जुनूनी बनो भाई, जुनूनी। आया है सो जाएगा, राजा रंग फकीर, सब जाएंगे, कोई पीछे नहीं रहेगा। पता नहीं किस दौर से आए हो और कहां जाओगे, दुनिया किस कोने से आए हो और किस कोने पर वापस जाओगे। तो जो विश्राम कर रहे हो उसमें आराम से विश्राम करो, मौज करो। एक धर्मात्मा कह रहे थे कि आप दुनिया के किसी कोने से आए हो, पता नहीं किस कोने में जाओगे, या तब केवल ठहरने आए हो, थोड़ा सा विश्राम कर रहे हो। ठीक है भाई, विश्राम करेंगे आराम से, यही तो बात है। तो थारी मारी क्यों करते हैं? तो नहीं करेंगे थारी मारी। पर उनके उपदेश का कहने का मतलब ये नहीं कि आराम से खूंटी घास के सो जाओ। उन्हें कहने का मतलब है भगवान का नाम लो, जो समय आपको मिला है। क्या पता किसी और काम के लिए जा रहे थे, बीच रास्ते में आपको यहां ठहरना पड़ा। प्रकृति है, कुछ भी संभावना हो सकती है। एक साइंटिस्ट है, उन्होंने कहा कि मनुष्य के जैसा कोई न कोई ऐसा रूप है जो किसी और जगह पर, किसी और ग्रह पर, कहीं पर वो काम कर रहा है अपना मूल। आप तो इसकी एक परछाई मात्र है। आपका जो व्यक्ति है कोई और जगह पर काम कर रहा है, जो मूल है वहां पर एक तो परछाई मात्र आप है। इसलिए कई बार आपको ऐसे सपने आते हैं जो हकीकत में होते ही नहीं है, नहीं आते, जो इस दुनिया में आपकी सृष्टि में कहीं भी नहीं है। कई बार सपना है आपको, कभी ऐसा सपना आया जो हकीकत में कहीं नहीं है, पर आपको आप सपने में उसमें हकीकत में थे? आया कभी? नोट करो। यदि नहीं आया है तो बेटा विचारशील है ही नहीं आप। और आया है तो खूब सपने आते हैं आप कैसे, जो धरातल पर बिल्कुल सपना नहीं होते हैं। बढ़े आगे। और ये किसने कहा है? स्टीफन हॉकिंस ने कहा। ये भाई ऐसी स्थिति आपके यहां पर हो सकती है कि हम कुछ भी नहीं है, हमसे बहुत मतलब अधिक विकसित दुनिया है आगे कहीं, जो हमें नहीं दिख रही है। हो सकता है हमारे जो चारों ऐसा कोई आवरण किया हुआ है, ठीक है, जिसके पार हम नहीं देख पा रहे हैं। भाई हमारी दृष्टि की क्षमता नहीं है। हो सकता है हमारे चारों ओर ही कुछ ऐसी हो। लोग कहते हैं ना भगवान है ऊपर है, हो सकता है उन्होंने कोई आवरण कर रखा हो जिस तरह हम नहीं चौप पचे। हो सकता है कई बार आपने देखा होगा कि कई बार कोई लोग बोलते हैं कैमरे में कई बार वो ऐसे हड्डियों का ढांचा दिखता है। हो सकता है कोई ऐसी व्यवस्था आपके साथ हो जो आपके पैडलर काम कर रही हो, कोई चल रही हो, पर उससे आप खुली आंखों से नहीं देख पा रहे हो, आपके पास वो क्षमता नहीं देखने की। तो क्या हो गया? देखते ना सूक्ष्म दृष्टि से नहीं दिखता है, हमें नहीं दिखता है। हो सकता है आपकी दृष्टि की क्षमता बढ़ाई जाए, वो चीजें आपको दिख जाए। उन्हीं चीजों को क्या बोलते हैं? कई बार लोग भूत प्रेत बोलते हैं। कैसा? मैंने भूत देखा वहां पर। वो गए ना, अंधेरे में क्यों दिखता है, उजाले में क्यों नहीं दिखता है? तो हो सकता है कि अंधेरे में कोई ऐसी चमक, रोशनी, कुछ किरणें पड़ रही जहां पर वो चीज आपको दिख जाए वहां पर।
हो सकता, मैं ये नहीं कह रहा हूं कुछ नहीं, असंभव कुछ भी नहीं है यहां, इस सृष्टि में कुछ भी असंभव नहीं है। जो आप सोचते हो वो विचार हकीकत है, ये मान लीजिए। आप जो सोचते हो, जो विचार है हकीकत है, क्योंकि आपकी बुद्धि कहां से आई? प्रकृति दी आपने, तो प्रकृति दी, तो प्रकृति हकीकत में है, हकीकत में है। इसलिए मस्त रहो, कुछ मत टेंशन लो। लिख लिया आपने? यहां पर एक नोट लिखिएगा, नोट लिखिए सीधा। पुरुषवाचक क्वेश्चन लिखिए मैं और तू, पुरुषवाचक क्वेश्चन लिखिए मैं और तू, पुरुषवाचक मैं और तू, कोष्टक बंद, आगे लिखिए तथा निजवाचक, तथा निजवाचक क्वेश्चन लिखिए आप, सर्वनाम कभी, कोष्टक बंद, आगे लिखिए सर्वनाम कभी सार्वनामिक विशेषण नहीं बनते हैं, सर्वनाम कभी सार्वनामिक विशेषण नहीं बनते हैं। विशेषण नहीं बनते हैं। शेष, शेष चारों प्रकार के सर्वनाम, शेष चारों प्रकार के ऑब्लिक, रुको, शेष चारों प्रकार के ऑब्लिक कितने हैं? 11 में से 8, तो आगे लिखिए शेष चारों प्रकार के ऑब्लिक आठों सर्वनाम, कुल सर्वनाम तो 8 है और प्रकार 4 है। शेष चारों प्रकार के ऑब्लिक आठों सर्वनाम ही सार्वनामिक विशेषण बनते हैं। और वे जिस सर्वनाम के होते हैं, वे जिस सर्वनाम के होते हैं, वे जिस सर्वनाम के होते हैं, कॉमा उसी नाम से सार्वनामिक विशेषण के चार उपभेद बनाते हैं। उसी नाम से सार्वनामिक विशेषण के 4 उपभेद बनाते हैं। उपभेद बनाते हैं, पूर्णविराम। अतः सार्वनामिक विशेषण के 4 उपभेद हैं, जो है डैश, पहला उपभेद। अब आएगा आपके रोमन वाला नाम। ऐसा आता है जब देखिए ऊपर लिखा हमने क्रमांक, ये 2 नंबर लगाया, 2 नंबर आ गया। अब 2 नंबर में आपको क्रमांक लगाना है तो रोमन लगाना पड़ेगा। वैसे वो भी रोमन ही है, ऊपर वाला भी रोमन, बड़ा अंक, ये छोटा अंक। हिंदी में छोटे बड़े अंक नहीं है, 1 अंक है, वरना सारी सुविधाएं खोज रखी अंग्रेजों ने। वैसे तुलना करने बैठोगे लिपियों की, दोनों ही अपने आप में बेहतर है, दोनों अपने आप में बेहतर है। ऐसा नहीं है कि ये छोटी नहीं है बड़ी, इसका भी अपना महत्व है, उसका भी अपना महत्व है। तो पहला लिखिए। अच्छा बताइए, पुरुषवाचक निकाल दिया हमने, निजवाचक निकाल दिया, पीछे कितने बचे? 4। और तो पहला कौन सा 4 में? 4 में पहला कौन सा है? सर्वनाम देखो आप पीछे, कौन सा है? नहीं, सर्वनाम पहला कौन सा है? संबंधवाचक। तो अब देखिए आप, नहीं पहले मैं ही लिखा रहा हूं, संबंधवाचक सार्वनामिक विशेषण। एक बार देखिए आप,
पहला प्रकार कौन सा है? संबंधवाचक सार्वनामिक। जब संबंधवाचक सर्वनाम विशेषण बन जाए तब क्या कहलाएगा? संबंधवाचक सार्वनामिक विशेषण। जो संबंधवाचक सर्वनाम और उसके जो क्या है विकारी सब इसमें है। उदाहरण देखना, ए क्यों मैं यहां पर क्या करूं? आगे लिखूं वापस बालक नहीं लिखूं? सही रहेगा। वही बालक सच्चा है। जो बालक बोल रहा है वही बालक सच्चा है। तो देखिए यहां पर जो आया है और यहां पर वह आया, ही निपात का प्रयोग किया, वही मानेंगे यहां पर आप। ये क्या है? सार्वनामिक। और कौन सा? संबंधवाचक सार्वनाम विशेषण है ये, क्योंकि यह संबंधवाचक सर्वनाम है। जो बालक के साथ आया वही बालक के साथ आया। और मैं यहां से यदि बालक को हटा दूं, यहां से भी हटा दिया बालक को और यहां से भी हटा दूं, तो बताइए क्या बनेगा? सर्वनाम बनेगा। जो बोल रहा है वही सच्चा है, ये किसी स्थान पर आया हुआ है, तो ये तो है सर्वनाम प्रयोग। और हम लिख रहे हैं यहां पर, और सर्वनाम कौन सा? जो के स्थान पर वो आया हुआ है, नहीं सो के स्थान पर वो आया हुआ है, तो यह संवाचक है। हम लिखा जो बालक बोल रहा है वही बालक सच्चा है, इसका मतलब ये सार्वनाम विशेषण तो है, पर इसमें गहरे में चला जाए तो कौन सा प्रकार होगा? उसके नाम के साथ ही है। तो ये तो केवल नाम पढ़ना, वो दूसरा को करना ही नहीं है। और दूसरा कौन सा है? निश्चयवाचक। तो इसको एक बार देखिएगा, निश्चयवाचक सार्वनामिक विशेषण। देखिए अब उस खेत में बाजरे की फसल थी, मैं यहां से ये हटा दिया। उसमें बाजरे की फसल थी, क्या पता खेत था, कोई बाड़ा था, क्या था? क्या नहीं पता। एक आपने सुना होगा, जैसे राजस्थान में अलग अलग क्षेत्र में अलग अलग शब्दों का प्रयोग करते हैं, पूरे भारत में हर जगह करते हैं, वैसे पूरे हिंदी क्षेत्र में एक खेत बोलते हैं, एक जाव बोलते हैं। जाव बोलते हैं, जाव किसको बोलते हैं? खेत बोलते हैं, जाव बोलते हैं, बाड़ी बोलते हैं, अलग अलग प्रयोग करते हैं। अब तो खेत किसको बोलते हैं? जो खुला होता है, खेत वो जो खुला पड़ा है, कोई तारबंदी कुछ भी नहीं, उसको खेत बोलते समझते हैं। बाड़ी बोलते हैं, खेत है पर चारों पूरी बाढ़ करी हुई है, तो खेत क्या बोल दिया? बाड़ी बोल दिया, मतलब पूरा सुरक्षित है, उसको लोग बाड़ी बोलते हैं। और एक जाव बोलते हैं। जाव किसको बोलते हैं? जो सदाबहार, जिसमें धान बोते हैं, बारिश हो या नहीं हो, कुएं के पानी से उसमें धान बोया जाएगा, उसको क्या बोलते हैं? जाव बोलते हैं उसको। अब हमें क्या पता फसल खड़ी किस में है? बाड़ी में है, खेत में है, जाव में। मैं राजस्थानी का बता रहा हूं, इसमें क्या बोलते हैं। मैं आपके क्षेत्र का हो सकता है कि जैसे आपके किसी को जीरा वीरा सब ये बोते हैं, उसको अलग बोलते होंगे क्षेत्र से। सबको खेती बोलते हैं, सबको खेती बोलते हैं, क्या बोलते हैं? हमारा तो इसका मतलब पश्चिम राजस्थान शब्दावली बड़ी अच्छी है। यदि आप किसी जीरा बोल रहे हो तो जाव बोलते हैं उसको, गेहूं बोल रहे हो जाव बोलते हैं, और बाजरे कोई पानी दे रहे हो तो जाव बोलते हैं उसको। और प्रकृति से हो रहा है भाई, 4 महीने 3 महीने काम लेते हैं उसको बोने में, उसको खेत बोलते हैं। कि मेरे खेत जाकर आना, मतलब खेत जाएगा, जाव में जाकर आना तो वो जाव में जाएगा, बाड़ी में जाना वो कहां जाएगा? बाड़ी में जाएगा। समझ गए आप? तो हमें नहीं पता यहां पर किसका प्रयोग है। जैसे लिखा हमने उस खेत में, मतलब इसने निश्चित कर दिया खेत, तो उस किसका विकारी है? वह का। और वह क्या है? निश्चयवाचक सर्वनाम है, तो विकारी भी यहां पर आ सकते हैं। और तीसरा
अनिश्चयवाचक, अनिश्चयवाचक सार्वनामिक विशेषण। अनिश्चय में कौन सा होता है? किसी, महिला की आवाज थी। और देखिए पुरुष यही पहचान लेता है, किसी की आवाज थी, ये सर्वनाम है। कौन सा? अनिश्चित। किसी की थी, देखिए एक किस होता है, प्रश्नवाचक होता है, और किसी महिला लिख लिया आपने यहां पर, तो यह सर्वनाम विशेषण है क्योंकि संज्ञा के साथ आया। और चौथा प्रकार बनेगा प्रश्नवाचक, प्रश्नवाचक सार्वनामिक विशेषण। अब इसने कह दिया कि कौन महिला की आवाज थी। भाई महिला भी कौन? तो क्या फर्क पड़ गया? हमें क्या पता कौन महिला थी? हमारा काम है सर्वनाम पढ़ने का और सार्वनामिक विशेषण पढ़ने का है। तो ये कह रहा कौन महिला की आवाज थी, मतलब वो प्रश्न कर रहा है उस पर वापस। तो ऊपर वाला अलग सर्वनाम अलग विशेषण है, नीचे वाला अलग विशेषण है सर्वनाम ही, लिख लो। ये प्रकार आपके पूरे किसके? सार्वनामिक विशेषण के। पर अभी हमने उससे पूरा नहीं पढ़ा, कौन सा? पुरुषवाचक और निजवाचक को। भाई उन्हें उनका प्रयोग क्यों नहीं होता, फिर नहीं होता, फिर आ जाए तो क्या होगा? फिर वो लिखो आप ये। थोड़ी सावधानी बरतो, कूलर एसी सब बंद हो गए हैं, मौसम बदल रहा है, सर्दी जल्दी आएगी और इस बार प्रचंड सर्दी पड़ेगी, पड़ेगी जबरदस्त और जल्दी आएगी। आ गई? किसने कहा? क्या सर्दी कम पड़ती है? सर्दी बहुत पड़ती है जयपुर में। भाई साहब आपका ना ग्रीनलैंड में होना चाहिए था। सच बताऊं, आपका जन्म ना ग्रीनलैंड में होना चाहिए था। बहुत मजेदार जिंदगी होती वहां पर आपकी। है? हाँ वहां पर सही है, वो सच्चा है। सच तो सच, सच उसमें दो चाहते हैं। सच्चाई में कितने चाहेंगे? एक या दो? सच्चाई में दो चाहेंगे, अच्छे में दो आते हैं भाई साहब। एक सच आता है वो, लिखो आप। एक बच्चा बोलते हैं, एक बच्चा बोलते हैं, वो सच्चा इंसान है। लिख दो। आपको लगता है दो आएंगे? दो चार लिख दो आप। सच्चाई में कितने आते हैं बता दो? लिख लिया, आगे ले। दो अच्छे लगाने यहां पर, ठीक है? दो कर दीजिए सच्चा, कि उस सच्चा का निकट हो जाएगा। सच्चा वो भी होता है, अर्थ होता है निकट।
लिख लिया? इसे मान रखिए। लिखिए पुरुषवाचक मैं तू और निजवाचक आप पुरुषवाचक क्वेश्चन लिखिए मैं तू और निजवाचक क्वेश्चन लिखिए आप। सर्वनाम भी, पुरुषवाचक और निजवाचक सर्वनाम भी उपर्युक्त सर्वनामों की तरह, पुरुषवाचक और निजवाचक सर्वनाम भी उपर्युक्त सर्वनामों की तरह, उपर्युक्त सर्वनामों की तरह, उपर्युक्त सर्वनामों की तरह संज्ञाओं के ठीक पहले आते हैं, संज्ञाओं के ठीक पहले भी आते हैं, ठीक पहले भी आते हैं। अर्धविराम परंतु सार्वनामिक विशेषण नहीं होते हैं, परंतु सार्वनामिक विशेषण नहीं होते हैं, कॉमा उस संज्ञा के समान अधिकार वाले होते हैं, उस संज्ञा के समान अधिकार वाले होते हैं। कॉमा जिसे सम्मानाधिकरण कहते हैं, अर्थात सम्मानाधिकरण होते हैं, जिसे सम्मानाधिकरण कहते हैं। जैसे यानी उस संज्ञा के सम्मानाधिकरण होते हैं या वो संज्ञा उसके समानाधिकरण होती है, वैसे वो संज्ञा होती है वह उसकी समान होती है कि सर्वनाम तो आता ही है वैसे। जैसे मैं, और देखिए पंडित जी का उदाहरण है तो सीधी सी बात है वो सीधा परीक्षण सपने योग्य होता है। जैसे उदाहरण ये लिखा है मैं मोहनलाल इकरार कर रहा हूं कि मैं जीवन भर डैश डैश डैश। अब देखिए यहां पर मैं भी आया है और मोहनलाल भी आया, तो मोहनलाल ही तो मैं है। वो ऐसा कैसे कह सकता है मैं मोहनलाल, ऐसा कहेगा कभी? खुद को क्या संकेत करेगा? और सामने कोई वक्ता बैठो उसको क्या संकेत करेगा? वक्ताओं में करना हो किसी को तो संकेत कर सकते हो, सबको कैसे क्या बोलते हैं आप। अरे भाई आप ही तो है, आप ही तो है। मैं आप जा रहा हूं, मैं आप क्या जा रहा हूं, ऐसे बोलते हैं क्या? नहीं। इसका विकर देखिए, आपने कभी प्रार्थना पत्र लिखा हो तो मुझ प्रार्थी, आप वकील के पास जाओगे, वकील हमेशा इस चीज का प्रयोग करता है, मुझ प्रार्थी को न्याय दिलाए, न्याय दिलाएं। अब मुझ मतलब मुझे, देखिए मुझसे कॉल आ सकता हूं मैं, नहीं आता, पर यहां इस सिस्टम आता है मुझे न्याय दिलाएं। एक सीधे बोलता मुझे न्याय दिलाएं तो थोड़ा सा लगता है कि क्यों हिंदी खड़ी बोली है, सीधी बात बोल दी, पर अधिकारी के पास सीधी बात चलती नहीं है। आप जानते हो जितनी भी आप चीजें यहां पढ़कर जाओगे वो ठीक है, पर जैसे ही आप चीजें पढ़ोगे आदर वाले अर्थ में, तो भैया अधिकारी वर्ग होता है ना,
उसको आदर की पराकाष्ठा चाहिए होती है। आदर तो चाहिए, आदर में भी आदर चाहिए उनको। हिंदी कहती है एक बार आपने आदर दिया, दोबारा देने की आवश्यकता है नहीं। जैसे आपने श्रीमान लिख दिया, आपने श्रीमान कलेक्टर, इतना ही चलता है। श्रीमान कलेक्टर महोदय जी, श्रीमान मुख्यमंत्री, इस इतनी कहती है पर्याप्त आपने क्या दिया है, आदर दिया है। श्रीमान मुख्यमंत्री जी, जी लगाने का वास्ते पहले लगा दो जी, श्रीमान हटा दो, मुख्यमंत्री जी, तो कहीं जच नहीं रहा, मजा नहीं आ रहा है। तो जब लिखोगे तो आपको लगेगा कि जो पढ़ा है सर ने, उन्होंने तो ये कहा, तो बहसबाजी नहीं करना है। राणा जी क्या है, वही उदयपुर। अधिकारी को लगता है कि इससे खुश होगा, कर दो, पर आपको पता ना कि ये सही नहीं है। समझ गए आप? उनको चाहिए ज्यादा अधिकार, आदत चाहिए, दे दो उनको, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो प्रार्थना पत्र जैसे आप लिखोगे, ठीक है, तो आपको लगेगा कि जो हमने पढ़ा था मान्यवर पर्याप्त है। मान्यवर जी, जी क्यों लगा रहे हो? मान्यवर पहले आपने मान लिया। महोदय अपने आप में क्या आदरवाची शब्द है, संत आदर शब्द है, साहब आदरवाची है, साहब जी, अरे भाई वाह, साहब से काम नहीं चला। जयपुर बोलते हैं ये मेरे साहब जी है। मैंने एक भाई बोला क्या कि मेरे एक विद्यार्थी है जो मुझे कहीं मिली थी, तो उनके पतिदेव भी साथ में थे। तो मैंने पूछ लिया शादी हो गई? हाँ, ये मेरे साहब जी है। मैंने कहा जी साहब के साथ में है? बोला सर ये साहब जी हैं। आप बताइए आप। तो मुझे लगा, मैंने जयपुर में तुरंत मैं नोट किया, मैंने कहा जयपुर में साहब के साथ क्या लगाते हैं? जी लगाते हैं। हमारे सीधे बोलते हैं ये मेरे घर वाले हैं, ठीक है, ये बोलते हैं, या ये मेरे पति है, मेरे हस्बैंड है। पति जी लगाओ आप, ये मेरे पति जी हैं। को मेला बोल समझेगी अपने, पर नहीं, पर मैंने जयपुर में सुना है ये मेरे साहब जी हैं। साहब के साथ क्या लगा? नहीं बता रहा हूं मैं आपको, क्षेत्र विशेष में विशेषता हो सकती है, बोली की होती है, वो जी लगाता है साथ में। कोई बात नहीं भाई साहब, जिम्मेदारी है, इंटर तक जाएंगे तो साथ में लगे जरा घुमा लेना अजमेर। क्या हो गया? क्या बेटा जरा आना सागर दिखा लाऊं तुझे मैं, ठीक है, अकबर फोर्ट दिखा कर लाऊं। अकबर फोर्ट वही है ना, वही तो अकबर किला। हाँ तो वहां दिखा कर लाएंगे, आप कोई दिक्कत नहीं है। पानी क्या भरा है? तो हम लिखते हैं मुझ प्रार्थी। तो इसमें क्या कि थोड़ा सा हमने सलीके से किया कि मुझ प्रार्थी को ध्यान देना है, मतलब मैं जो प्रार्थना कर रहा हूं, जो पता है कि जिसने प्रार्थना पत्र लिखा है वही है। पर वकील क्या करवाते हैं, इस भाषा का प्रयोग करते हैं, वकील थर्ड पार्टी होते हैं, ठीक है, वो आपके माध्यम से सारा काम करते हैं, इसलिए उस भाषा में ये चीज ज्यादा चलती है। अच्छा, आप दिनेश कुमार हाल ही में जयपुर आए हैं। अब देखिए आप, मैं यहां लिख देता हूं कि दिनेश कुमार हाल ही में जयपुर आए हैं। हिंदी में क्या दिक्कत, वाक्य में क्या दिक्कत है भाई? और इसको हटा करके हम ये कर दें कि आप हाल ही में जयपुर बस है, जो सामने जो व्यक्ति है उसी के बारे में तो कह रही है भाई, आप हाल ही में जयपुर आए, पर आपने आप बोला, फिर भी उस व्यक्ति का साथ में नाम बोला। भाई सामने आपने बोल दिया आप, फिर भी क्या बोल, उसका नाम बोल रहे हो, तो विशेषता नहीं बताएगा, क्योंकि पहले से आप क्या बोल रहे हो, आप बोल रहे हो, फिर भी क्या कर रहे हो, इंगित नहीं करते हैं, फिर से नाम बोलते हैं, इसको बोलते हैं समान अधिकार शब्द है। तो ये विसरण नहीं है, नहीं ये सर्वनामी है। ये जो तीनों है ना यहां पर, ये तीनों क्या है, ध्यान दीजिए, सर्वनाम ही है, हो गया। और फिर ये तीनों क्या है, समानाधिकरण है। समझ गए आप? बाकी वो तो सर्वनाम ही है, और ये तीनों जो संज्ञा आई है ये उस सर्वनाम की समानाधिकरण है। लिखो आप, पहले पढ़ गया, ये जरूर लिखना हो, ये वाली स्थिति।
चलो हो गया। तीसरा प्रकार है संख्यावाचक, चौथा प्रकार है परिमाणवाचक। अब इनमें क्या होगा, देखिए इसके भी दो उपभेद हैं, ध्यान सुनना आप। दो उपभेद हैं, इसके भी दो हैं। दोनों में ही दो भेद है। या देखिए आप, हम लिखा कि दो भेद है इसके। ये देखना, ये हमने क्या किया, इसका मतलब ये हुआ कि जो उपभेद इसके है वे किसके है, इसके है। तो अब नाम क्या बनेगा, यदि यहां पर आप नाम बनाओगे इनका अलग से तो बनेगा निश्चित संख्यावाचक विशेषण, अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण, और इसका क्या बनेगा, निश्चित परिमाणवाचक विशेषण और निश्चित अपरिमाणवाचक। पर हम पहले ऐसा क्यों पढ़ रहे हैं, पहले हम निश्चित पढ़ेंगे फिर अनिश्चित पढ़ेंगे फिर ऊपर वाला पढ़ेंगे, और सीधा पढ़ लिया संख्यावाचक और फिर पढ़ा परिमाणवाचक, कुछ भी स्टॉप नहीं होगा। मतलब स्टॉप हो गई, नॉन स्टॉप गाड़ी निकल जाएगी आपके यहां से, पता नहीं चलेगा हुआ क्या था। क्योंकि जो यहां है यहां पर वही कहां है, वहां पर है। तो पहले आप निश्चित पढ़ो, चीजें निश्चित कौन सी है, फिर पढ़ो अनिश्चित कौन सी है, फिर पढ़ो निश्चित में संख्यावाचक कौन सी है और परिमाणवाचक कौन सी है। समझ गए आप, मेरा कहने का मतलब है कि दोनों को पूरा पढ़ेंगे एक बार तब होगा। हो सकता है इस विधि को कोई कहे कि ये ऐसा नहीं होता, पर पढ़ने के लिए यही तरीका अपनाना पड़ता है, अन्यथा पता नहीं चलेगा कि मान लीजिए आपने पढ़ा, हमने जैसे मान लीजिए कुछ पढ़ा यहां पर, वो थोड़ी देर बाद कहां मिल जाएगा, मैं परिमाण क्या संख्या से पढ़ा वही कहां मिल जाएगा, परिमाणवाचक ने। तो पहले निश्चित पढ़ते हैं और फिर पढ़ेंगे अनिश्चित। बीच में मैंने देखिए लोप चिन्ह छोड़ रखा है, लोप चिन्ह क्यों छोड़ा, लोप चिन्ह 3 बिंदु छोड़ते हैं, 4 नहीं छोड़ते हैं इसमें, और 10 नहीं छोड़ते हैं, 3 बिंदु। लोप चिन्ह का मतलब 3 डॉट लगती है उसमें। तो अब निश्चित चीजें कौन सी होती है वो देखिए। अच्छा, निश्चित भी आगे आपके देखिए सुनिए 5 प्रकार के हैं। इसका सीधा सीधा एक प्रश्न आया हुआ है,
इसका सीधा प्रश्न है कि निश्चित विशेषण कितने? 5 उभेद हैं। किसके? इस अकेले के 5 हैं। और अनिश्चित के अनिश्चित है। भाई कोई चीज अनिश्चित है तो क्या भेद करेंगे? बताइए। उभेद निश्चित नहीं किए जा सकते। उभेद नहीं किया जा सकता। भाई कोई चीज पहले से क्या पड़ी है? अनिश्चित पड़ी है, उससे उभेद में कैसे बांटोगे आप? उभेद में नहीं बांटते हैं, तो वह बिना भेद के है और ये वाले भेद के हैं। अब इसे लिखो, फिर नीचे हम पूरा पढ़ेंगे इन्हें कि निश्चित कौन सा और अनिश्चित कौन सा, क्योंकि इसके 5 उभेद हैं। सेकंड आरपी से सेकंड ग्रेड में प्रश्न कर चुकी है इसके अंदर से कि बताओ ये कौन सा है। और अदृश्य बोर्ड तो इंतजार यही करता है कि यहां से पूछूं मैं। ठीक, और ये आपका बड़ा मुद्दा है एक, निश्चित और अनिश्चित वाला। एक टॉपिक बड़ा रहेगा क्रिया वाला, उसके बाद कोई टॉपिक बड़े, कोई सबसे बड़ी आएगी फिर, बाकी सुधी इतनी बड़ी नहीं है। ये बड़े विकारी है ना सबके सब। ठीक है, तो चलो आज की धन्यवाद, कल फिर मिलते हैं। आपका दिन शुभ हो।